नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। भारत दौरे पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगी बातचीत। तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। हिंदी दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूरत में हिंदी दिवस समारोह और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बिहार के बेगूसराय जिले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक की हत्या और 10 को जख्मी करने वाले बदमाशों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। भाजपा ने नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर झड़प में आर्मेनिया के 49 और अजरबैजान के 50 सैनिकों की हुई मौत। अमेरिका के दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का किया आह्वान। डुरंड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में आज मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और मुंबई सिटी एफसी होंगे आमने सामने। फॉर्म में चल रही दोनों टीमें फाइनल में जगह पक्की करने के लिए करेंगी कोशिश। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। फ्रांस के विदेश और यूरोपीय मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। कैथरीन कोलोना दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगी। कैथरीन डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगी। वहीं बृहस्पतिवार को वे मुंबई में उद्योगपतियों से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी है और इस साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के लिए समय समय पर उच्च स्तरीय मंत्रणा होती रहती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवास और गतिशीलता के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक की हत्या और 10 को घायल करने वाले बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया, जो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इस मामले में बिहार की नीतीश सरकार आरोपों में घिर गई। भाजपा ने इसे जंगल राज पार्ट 2 बताते हुए जेडीयू आरजेडी सरकार पर हल्ला बोल दिया। बेगूसराय में बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने शहर के 4 थाना क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों पर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में 10 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की बाद में मौत हुई। वारदात के बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसमें सभी 9 घायलों की हालत खतरे से बाहर। उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बेगूसराय में हुई गोलीबारी को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने जंगल राज की परिभाषा को ही बदल दिया। गिरिराज सिंह ने मारे गए इंजीनियर के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और गोलीबारी से घायल लोगों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज पीड़ितों से मिलने के लिए बेगूसराय पहुंचेंगे। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कल तक मैं सत्ता में था उनके साथ। जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री, उनको भय लगता है ये कहने में कि मैं जंगल राज का हूं। जिस दिन जो जंगल राज कहेंगे उन्हें उप मुख्यमंत्री सत्ता से हटा देगा। मुख्यमंत्री कहते हैं ये जनता राज है, जंगल राज नहीं। तो उनके फार्मूला में ये नया जनता राज की परिभाषा हो गया कि अपराधियों को छुड़ा ले। जब अपराधी बेखौफ हो जाते हैं तो बेगूसराय जैसी घटना घटती है।
मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता को बसाए जाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम्बिया से लाए जा रहे चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। इस सिलसिले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के महानिदेशक सीपी गोयल से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीजी फॉरेस्ट सीपी गोयल सर, जो बात करेंगे चीता, जो कि बहुत जल्द अब देश में देखने को मिलेगा। सर, बहुत जल्दी हम 17 तारीख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीता कूनो नेशनल पार्क में पहुंच जाए। क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ा विज्ञान से बताएं। नामीबिया से ये चीते आ रहे हैं सर? इस समय हम लोग 8 चीते नामीबिया से लाने जा रहे हैं। हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हैं। जो हमारी फील्ड पर जो कूनो में तैयारियां होनी वो भी पूरी तरह से तैयार हैं, और जो नामीबिया की साइड में होनी वो भी वहाँ तैयारियां हमारी पूरी हैं। तो 16 तारीख की शाम को वहाँ से हमारा जो कार्गो विमान है उन 8 चीतों को लेकर यहाँ पे चलेगा, और जयपुर में लैंड करने के बाद डिफेंस की एयरक्राफ्ट से हम उसको कूनो में लाएंगे, और वहाँ 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उनको रिलीज करेंगे। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, क्योंकि ये चीता जो प्रजाति है वो देश से विलुप्त हो गए थे 1950 के समय में, और उसके बाद ये लेके आए। तो अमृतकाल में एक नया ही हम देख पा रहे हैं, एक नई पहल, नई सोच के साथ। नहीं, सही आप कह रहे हैं कि ये अमृतकाल से कोइंसाइड कर रहा है। 75 साल पूर्व जो है ये चीता भारत से विलुप्त हो गए थे, और अब जो हम ये लेके आ रहे हैं हमारा सफल प्रयास रहेगा, और 17 तारीख को भारत की धरती पर पुनः चीता का आगमन होगा। ये हमारे लिए सब के बहुत सौभाग्य की बात है। साउथ अफ्रीका से भी भारत सरकार की तरफ से हम जो MOU है वो हम लोगों ने वेट करके उनको भेजा हुआ है। उनकी एक टीम आनी थी यहाँ पर जो हिंदुस्तान में, वो भी आकर उनको देख के चली गई। वो लोग सेटिस्फाइड हैं, तो जल्दी वहाँ से भी हमारा जो समझौता है पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम जब नामीबिया वाले जो चीते इस समय हमारे सॉफ्ट कंक्लूजन से रहेंगे, जब ये हम इनको खुले जंगल में छोड़ देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट बैच में साउथ अफ्रीका के चीतों को यहाँ पर लेके आएंगे। कूनो नेशनल पार्क के साथ दूसरे नेशनल पार्क में भी क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरीके का जो प्रोजेक्ट चीता है वो लेके जाए? देखिए, हर एक नेशनल पार्क की कैरिंग कैपेसिटी रहती है। फिलहाल जब तक इसकी कैरिंग कैपेसिटी के पूर्ण होती है तब तक हम इनको यहाँ पर छोड़ेंगे। जहाँ एक वाइबल पॉपुलेशन इसमें आ जाएगी तो तब वहाँ उसके बाद दूसरे नेशनल पार्क में इसका पुनर्स्थापना का प्रयास किया जाएगा। सर, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको आप लोगों ने अच्छे से लेके दूसरी जगह रिसेटल करवा दिया गया है। पहले यहाँ पर 25 गांव थे, 24 हमने रिलोकेट कर दिए हैं। अब अच्छी तरह वहाँ उनके जो नागरिक हैं सब वहीं रह रहे हैं। एक गांव ही बचा हुआ है, उसका हम लोग रिलोकेशन का प्रस्ताव शीघ्र ही भारत सरकार से उसको फाइनल कर देंगे। मध्य प्रदेश सरकार से पूरी बात हो गई है, तो उसको भी रिलोकेट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये थे डीजी फॉरेस्ट, जो बता रहे थे कि बहुत जल्द भारत में चीता आ जाएगा, और यही चीता सिर्फ कूनो में नहीं, आगे भी दूसरे भी जगह पे हम देखने को मिलेगा। और एक तरह से ये अमृतकाल में एक बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। 1953 से पूरे देश में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाने की घोषणा की गई थी। हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम भी है। राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रीय स्वाभिमान को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में ही हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सूरत में हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन जो है इसका आयोजन 14 से 15 सितंबर तक सूरत में किया जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा सम्मेलन में देश भर के हिंदी भाषा से जुड़े विद्वानों और कई संगठनों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
छत्रपति शिवाजी महाराज की 12वीं पीढ़ी के वंशज और सतारा के पूर्व महापौर छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का कल पुणे के निजी अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, श्रीमंत छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जी के निधन से दुखी हूँ। वे एक ऊर्जावान और बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने लोगों के बीच व्यापक रूप से काम किया। उन्होंने सतारा की प्रगति के लिए काफी योगदान दिया। उनके परिजनों, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में विशेष अभियान 2.0 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 के बीच भारत सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले विशेष अभियान 2.0 का हिस्सा है। पिछले वर्ष 6,154 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया था। इस दौरान करीबन 21 लाख फाइलों की छटाई की गई। इस अभियान के दौरान 12 लाख वर्ग फुट जगह की सफाई की गई और कबाड़ के निस्तारण से 62 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। चुनाव आयोग आज नई दिल्ली में BLO ई पत्रिका का शुभारंभ करेगा। इस BLO पत्रिका का शुभारंभ वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीकों से किया जाएगा। कार्यक्रम में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से 50 BLO उपस्थित रहेंगे। वहीं हर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के जरिए 10 BLO वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। देश भर के सभी BLO निर्वाचन आयोग के YouTube चैनल के माध्यम से दोपहर 12:45 के बाद कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुछ अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित करने की G20 परंपरा के अनुसार भारत ने बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र को आमंत्रित करने का फैसला किया। दिसंबर से शुरू होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान देश भर में 200 से अधिक बैठकें किए जाने की उम्मीद है। G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का सम्मेलन अगले साल 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली और जापान सहित 19 अन्य देश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव लड़ने का अधिकार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही ये सामान्य कानूनी अधिकार के तहत आता है। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही सर्वोच्च अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का मुद्दा उठाने वाली याचिका को इस आधार पर निराधार पाया गया कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और चुनाव आचार संहिता के नियमों 1961 के तहत नामांकन पत्र भरने के दौरान अनिवार्य रूप से प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। याचिकाकर्ता बिना किसी प्रस्तावक के राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहता था। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। जैकलीन आज सुबह 11 बजे आर्थिक अपराध शाखा के मंदिर मार्ग स्थित ऑफिस पहुंच सकती हैं। उन्हें पहले सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को पेशी को लेकर मिले समन पर जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्होंने सोमवार को पूछताछ टालने का अनुरोध किया था। पुलिस ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें फिर नया समन जारी किया गया। इससे पहले सितंबर के पहले हफ्ते में आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में एक अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की गवाही दर्ज की थी। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर इन दिनों स्वराज नाम से धारावाहिक का प्रसारण किया जा रहा है, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को हमारी युवा पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास है। इस धारावाहिक में मशहूर अभिनेत्री ऋषिता भट्ट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं।
उन्होंने हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा से खास बात करते हुए कहा कि स्वराज में काम करना उनके लिए बेहद खास है। ऋषिता भट्ट ने कहा कि दूरदर्शन बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है और आज दूरदर्शन एक नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं ऋषिता भट्ट, जो ऐसे तो कई किरदारों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो झांसी की रानी के किरदार के लिए जानी जाती हैं। दूरदर्शन पर स्वराज सीरियल में वो झांसी की रानी का किरदार निभा रही हैं और वो हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं उनसे। ऋषिता, आपका स्वागत है दूरदर्शन पर एक बार फिर से। इस बार आप दूरदर्शन के स्वराज सीरियल में झांसी की रानी का किरदार निभा रही हैं। ऐसे तो कई बार सीरियल्स बने हुए हैं, कई सारे जो पेट्रियोटिक या फ्रीडम फाइटर्स पे बने हुए हैं, लेकिन स्वराज एक तरीके से पहल है अनसंग हीरोज की किरदार को या स्टोरीज को बाहर लाना। ऐसे में आप झांसी की रानी का किरदार निभा रही, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और साथ ही किस तरीके से आप इस पहल को देख रही हैं? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्वराज का हिस्सा हूँ और झांसी की रानी वी आर टॉकिंग अबाउट अनसंग एंड संग हीरोज़, वो तो बहुत ही पॉपुलर भी थी, लेकिन मैंने कई किरदार किए हैं फिल्मों में, मगर एक ऐसी टेलीविज़न सीरीज़ या डॉक्यू ड्रामा सीरीज़ मैंने कभी नहीं की है। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए कि स्वराज जैसी सीरीज़ बनी है और रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा किरदार है जो मैं मानती हूँ कि आज भी हम कहते हैं कि हर लड़की में एक रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी है। एंड यू नो इट स्पीक्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। स्वयं प्रधानमंत्री ने अपील की लोगों से कि आप इसे देखिए, स्वराज सीरियल को देखिए, और साथ ही स्कूल्स को, कॉलेजेस को भी कहा कि आप जब छुट्टियां ख़त्म होगी कंपाइल कीजिए लोगों बच्चों तक, क्योंकि बच्चे हमारे रूट्स होते हैं, बेस होते हैं, उनको दिखाइए। ऐसे में ये अपील कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं मानती हूँ कि जो भी ऑडियो और विजुअल मीडियम्स होती हैं वो हमारे दिल में और हमारे जहन में ज़्यादा रहती है। आप कभी भी देखिए, अगर आपने कोई भी हिस्टोरिकल ड्रामा देखा हो या कुछ भी जैसे कि रामायण हो या महाभारत हो, जो आपने देखा है आपको ज़्यादा याद रहता है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है दूरदर्शन का, कितना फ़ायदेमंद होगा इस सीरियल के लिए भी, क्योंकि दूरदर्शन हैज़ द मैक्सिमम रीच है दूरदर्शन का, गांव-गांव में सब जगह। आई थिंक दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो हम बचपन से देख रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, आई विल नेवर फॉरगेट दोज। और आई थिंक सबसे पहला जो आप अगर कभी भी आपको परिचय हुआ है न्यूज़ से या एंटरटेनमेंट से, तो इट हैज़ बिन डीडी। एंड अनडाउटेडली वो एक ऐसा चैनल है जो हर जैसे आपने कहा छोटे शहरों से लेके हर कोई देखता है। दूरदर्शन अब काफ़ी शोज़ ला रहा है और आई विल से कि नए भारत का नया दूरदर्शन तो होने ही वाला है, बिकॉज बहुत ही मेहनत की जा रही है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी ऋषिता भट्ट, जिन्होंने स्वराज सीरियल के बारे में तो बताया ही कि किस तरीके से उनकी एक्सपीरियंस रही है, लोगों को अपील भी किया कि आइए देखिए उस सीरियल को, क्योंकि ये पहल है अनसंग संग हीरोज़ के बारे में पूरे भारत को, पूरे विश्व को बताने के लिए। और साथ ही उन्होंने इफ़ी पे भी बात की, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वो गए थे, उस पर भी बात की। तो ओवरऑल भारत कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट बन चुका है, बनने जा रहा है, और स्वराज भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्टोरीज जो आते हैं वो भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वे 150 छात्रों को पढ़ाते हैं, जबकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं उनकी अलग मदद करते हैं। कांस्टेबल विकास कुमार के नेक काम में मदद करने वाले उनके साथी मिलकर क्षेत्र के करीब 35 अधिक स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी को। ये पाठशाला विशेष है। दरी पर बैठे बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर गणित के फॉर्मूले समझा रहे गुरुजी पुलिस कांस्टेबल विकास कुमार हैं। विकास कुमार की ये पाठशाला समाज के लिए मिसाल बन गई है। दरअसल यहाँ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग विषयों को गहनता से पढ़ाने का काम ये पुलिस कांस्टेबल विकास कुमार और उनके कुछ साथी करते हैं। पुलिस कांस्टेबल विकास कुमार ने ज्वाइनिंग के बाद से ही छात्रों को मुफ्त में पढ़ाने का फैसला किया। उनका यही बड़ा फैसला अब समाज में वाहवाही का पात्र बन गया है। पूरी जिम्मेदारी से जनता की सेवा और सुरक्षा में जुटा यूपी पुलिस का ये कांस्टेबल कई सालों से घंटों
ड्यूटी करने के बाद गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। कांस्टेबल विकास की इस पाठशाला में कुछ ऐसे भी छात्र और छात्राएं हैं जिनके पास पैसों का अभाव है, लेकिन उनका सपना है कि वह पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करें। 10th क्लास में थी मैं, तो जब बोर्ड एग्ज़ाम हुए तो सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। जैसे कि सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व कराते थे। जो प्रॉब्लम्स हमें होती थी तो वो भी क्लियर कराते थे। और 88% आई है। नहीं, निःशुल्क पढ़ाते हैं, कोई फीस नहीं लेते। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने सीमित समय और संसाधनों का इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ चंद लोग पूरे समाज के लिए मिसाल भी बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पुलिस कांस्टेबल विकास कुमार अपनी नेक नीयत से समाज के साथ साथ अपने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मिसाल बन गए हैं। विकास को उनके आला अधिकारियों ने नेक प्रयास के लिए सम्मानित भी किया है। ड्यूटी के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा की अलग जगा रहे कांस्टेबल विकास कुमार कहते हैं कि यूपी पुलिस में शामिल होने के फौरन बाद ही उन्होंने छात्रों को मुफ्त में पढ़ाने का फैसला किया। विकास ने बताया कि बिजनौर के किशनपुर में 150 छात्र उनसे पढ़ते हैं, जबकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उनके कुछ दोस्त उन्हें पढ़ाने में मदद करते हैं। विकास का कहना है कि इस क्षेत्र में हमारे पास ऐसे 35 से अधिक स्कूल हैं जहां वे सभी नियमित रूप से बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। बिजनौर में 5 पाठशालाएं चल रही है। इस समय हम किशनपुर पाठशाला में मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले जो हमारे साथी हैं वो लगभग 7 से 8 साथी हैं जो गांव में ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कांस्टेबल विकास कुमार सहारनपुर के गांव कुरल की खुर्द के रहने वाले हैं। विकास कुमार ने अपने गांव में साल 2014 से ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो गरीबी के चलते स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे और वे किताबों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे। पुलिस की ट्रेनिंग के बाद विकास कुमार की पोस्टिंग बिजनौर जिले में हुई और उन्होंने यहाँ भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मौजूदा समय में कांस्टेबल विकास बिजनौर के थाना मंडावली के डायल 112 में तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आकांक्षी जनपद कार्यक्रम भारत में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने और आर्थिक विकास का सभी को बराबरी से फायदा पहुंचाने का केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके तहत केंद्र सरकार ने देश के पिछड़े जिलों में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इसी के तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर को भी शामिल किया गया। पिछले 4 सालों में यहाँ शुरू हुई विकास योजनाओं की बदौलत अब ये जिला तेज विकास के रास्ते पर चल पड़ा। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। देश के कुछ पिछड़े जिलों में शामिल उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जनपद आकांक्षी जिलों में शामिल होने के बाद से विकास की राह में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हाई वैल्यू क्रॉप्स हो या ड्रिप इरिगेशन हो या फिर बच्चों की शिक्षा, सभी क्षेत्रों में जिले के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। नीति आयोग की जुलाई महीने की जारी डेल्टा रैंकिंग में देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद को ओवरऑल 21वां स्थान मिला है, जबकि जून महीने में 28वें स्थान पर था। कृषि एवं जल संसाधन में प्रथम और शिक्षा में चतुर्थ डेल्टा रैंकिंग हासिल हुई है, जबकि जून महीने में कृषि में 46 और शिक्षा में 107वां स्थान था। कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में जिले में लगातार काम हो रहे हैं। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के अनुसार जिला 2 सेक्टर कृषि एवं शिक्षा में क्रमशः पहले और चौथे स्थान पर आया है। जिले में कृषि एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य हुआ है। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, खासकर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन को मजबूत किया गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत जनपद में सारे तालाब निर्माण कराकर और हर घर में जल उपलब्ध कराकर जल संवर्धन और पेयजल संवर्धन किया गया है। जनपद में हाई वैल्यू क्रॉप्स का कल्टीवेशन एरिया बढ़ा है, तो वहीं आधुनिक तरह से फसल के उगाने से किसानों को काफी फायदा भी हो रहा है।
हमारा जो ये माइक्रो इरिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचा रहा है। और इसमें जो सब्सिडी का था इशू पहले की 45 to 55% सब्सिडी मिलती थी और काफ़ी लोग नहीं ले पाते थे, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ नीति आयोग की वजह से ही इसमें इतना ये हुआ कि इसमें जो सब्सिडी है 80% होने वाली है और बहुत जल्दी इसका जियो आएगा और बहुत जल्दी हमारे किसानों को 80% सब्सिडी हम दे पाएंगे। ड्रिप इरिगेशन में क्या है, बहुत एक्यूरेट क्वांटिटीज़ में पानी लगता है हर पेड़ को, और वेंचुरी के द्वारा हम इसमें खाद भी दे सकते हैं। बहुत मतलब ऑप्टिमम लेवल की हम खाद देते हैं, तो उससे ये है कि खाद भी हमारी बहुत कम लगती है और लेबर कॉस्ट भी बचती है हमारी खाद लगाने में, क्योंकि हम एक ही जगह से पूरे 10 एकड़ को हम आधे घंटे में हम खाद दे सकते हैं ड्रिप के द्वारा। ड्रिप लगाने से एक तो पानी की अनावश्यक जो खर्चे वो हमारे रुक गए और बहुत कम टाइम में सारे पौधों को पानी मिल जाता है और बहुत आराम है इस चीज़ से, हमें बहुत काफ़ी कुछ फायदा हुआ है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त मॉडर्न क्लासरूम में प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। वहीं गणित प्रयोगशाला का निर्माण भी किया गया है, जिससे बच्चों को समझने में काफी आसानी हो रही है। अब हमें मैथ लैब बन गई है तो हमें प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है, जिससे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और उसमें टाइम कम लगता है। पहले ब्लैक बोर्ड पर छात्रों का ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन अब जब प्रोजेक्टर पे एक फिल्म जैसे पढ़ाया जाता है हमें यहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा मन लगता है और हमें अच्छे से समझ में आता है। पहले के मुकाबले अब जो हमें मैथ लैब मिली है, इस लैब में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाया जाता है। ये हमारी मॉडर्न क्लास है जिसमें हमें प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ाया जाता है। इस प्रोजेक्टर से हमें समझने में बहुत ही आसानी मिलती है। केंद्र सरकार की देश के पिछड़े जिलों को आधुनिक बनाने की आकांक्षी जिलों के योजना ने ऊधम सिंह नगर जनपद को विकास के नए रास्ते पर चला दिया है। अब ऊधम सिंह नगर विकास के नए नए पैमाने तय कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये जिला देश के विकसित जिलों में शुमार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और अब बात दीप उत्सव की। अयोध्या में इस बार दीप उत्सव की खास तैयारी की जा रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला दीप उत्सव भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस बार राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक 14 लाख से अधिक दीप जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ऐसे में अयोध्या के आसपास के गाँव के जो कुम्हार हैं उनका काम बहुत बढ़ गया। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रामनगरी अयोध्या के पास ग्राम जयसिंहपुर में मिट्टी के दिए बनाने का काम जोर पकड़ चुका है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब इस काम में लगे हुए हैं। जयसिंहपुर में 150 प्रजापति कुम्हार रहते हैं, जिनकी रोजी रोटी का बड़ा जरिया मिट्टी के बर्तन बनाना है। इन्हें हर साल अयोध्या दीपोत्सव का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि दीपोत्सव के लिए लाखों दिए तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं को मिलती है। इस बार अभी तक दिए बनाने का ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है ताकि समय पर दिए तैयार कर सकें। 4, 5, 6 साल से बना रहे हैं और फिर अब शुरू किए हैं बनाने के लिए। और दिया यहाँ से जाएगा, योगी जी के शो करते हैं तो यहीं से दिया जाता है। बिना यहाँ गए ऑर्डर नहीं पूरा होता है। बाहर से भले मंगाते हैं, लेकिन बिना यहाँ से गए पूरे नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग, लेकिन अभी टेंडर इनका जो है, जब 15 दिन रह जाता है तो टेंडर इनका खुलता है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बनाए जा रहे दियों का साइज 40 mm है और इसी साइज के दियों का इस्तेमाल हर साल दीपोत्सव में होता है। जब से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हुई है, आसपास के कुम्हारों को रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया मिल गया है। हाँ, 10, 20, 50 हजार जितना बनाता हो। अब 150-200 घर है आज, तो सब लोग बनाएंगे। आदमी 10, 20, 50 हजार ज्यादा भी कमा ले रहा है इसी दीपोत्सव को। 2017 में राम की पैड़ी पर 51,000 दिए जलाकर अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी। फिर 2 साल बाद 2019 में दियों की संख्या बढ़कर 4,10,000 हो गई, जबकि 2020 में यह संख्या 6 लाख थी और 2021 में ये 9 लाख से ज्यादा होकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना गई। इस बार 23 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव में 14,25,000 से अधिक दिए प्रज्वलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 16 लाख दिए बन रहे हैं। इन दियों को चौधरी चरण सिंह घाट से लेकर लक्ष्मण घाट तक रोशन किया जाएगा। ऐसे में अयोध्या के आसपास के गांवों के कुम्हारों का काम बहुत बढ़ गया है और वो बहुत बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद में दिन रात चाक घुमा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट DT न्यूज। और वक्त थोड़े से ब्रेक का। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब वक्त चला है DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले शानदार धारावाहिकों की। शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि पूजा का पता चल जाने के बाद अब इंद्रेश ने कीर्ति के घर में प्रवेश किया है और वो पूजा को ले जाने की धमकी दे रहा है। ये बता के पूजा कहाँ है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बड़ी ताई जी क्या पूजा? अच्छा, बड़ी ताई जी क्या? और बता छोटी, और बता कि के प्लान तेरा, बता। हो ना हो, आपका वो बेटा पूजा के पीछे ही गया होगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी और मैं आप किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, समझे आप लोग? तो क्या पूजा इंद्रेश के साथ जाएगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि गोकुल में एक मायावी चक्रवात आया है। इधर यशोदा ने कृष्णा को एक ही स्थान पर रहने की सजा दी है। इसके भोले चेहरे पे मत जाना, अभी भी संभाल लो, नहीं तो तुम्हारा लल्ला हाथों से निकल जाएगा। आज माखन चुरा रहा है, कल गाय चुराएगा और परसों गहने। मैं तो बस संसार के सामने यही उदाहरण रखना चाहता था कि भगवान हो या अवतार, छोटा हो या बड़ा, यदि अनुचित कर्म करोगे तो दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। तो क्या यशोदा मैया ने आपको दंड दिया माधव? बताइए ना माधव। तो क्या कंस इस बार अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और अब खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से, जहां भीषण हादसा हुआ। सोजिया में एक मिनी बस खाई में गिर गई। सूत्रों के मुताबिक हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मंडी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बस पुंछ जिले के ही सोजिया से मंडी जा रही थी। और अब बात कर्तव्य पथ की, जहां हर दिन देश के विभिन्न राज्यों के लोक संगीत और नृत्य प्रस्तुति के साथ रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया गेट को जाने वाले कर्तव्य पथ पर शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रस्तुति देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं अलग अलग राज्यों से आए कलाकार भी दर्शकों की प्रतिक्रिया से खुश नजर आए। हमारे विभाग के जो विभागीय कलाकार हैं, तो इंडिया गेट पर जो 2 मंच है ओपन थिएटर, उस पर ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और ये एक सूत्र से बंधे हुए हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कौमी एकता का प्रतीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कर्तव्य पथ पर सेंट्रल विस्टा के इनॉग्रेशन के टाइम
हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की भी प्रतिमा का अनावरण किया है। हम उनको भी एक सादर नमन करते हुए यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हम कह सकते हैं हम भी इस कर्तव्य पथ पर कर्तव्य में हैं, अपने कर्तव्य में हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं देश की सेवा में हमारा भी अगर एक योगदान हो सकता है तो हम संगीत के माध्यम से हमारा एक ये योगदान है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कार्यक्रम करके, बहुत मज़ा आ रहा है और एक नया कर्तव्य पथ बनाया यहाँ पर। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा माहौल है और अलग अलग तरह के मनोरंजन वाले कार्यक्रम हो रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे दर्शक हैं जो बहुत ही अच्छे से बैठे हैं, गंभीरता से हमारा कार्यक्रम भी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑफिस ने और हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हैं, उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे व्यवस्था की है और इतने सारी ऑडियंस हमें देख रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ये कर्तव्य पथ पे वाकई हमें अपना कर्तव्य करके बहुत मज़ा आ रहा है। और जो हमारे साथी कलाकार हैं, जितने सिंगर हैं, रिदमिस्ट हैं, हमारे ऑफिसर्स, उन्होंने बहुत अच्छा हमें इंतजाम करके दिया है जिससे कि हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर करने में, क्योंकि इतनी पब्लिक है। मतलब जो आर्टिस्ट होता है ना, वो तो सबसे पहले ये होता है हम ऑडियंस देखते हैं, तो ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रही है और ये सब इतना सुंदर बन गया है कि पहली वाली वो हम सोच ही नहीं पा रहे। इतना अच्छा से बना दिया कि मंच भी है, प्रस्तुति भी है और ऑडियंस भी है। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी साथी कलाकार के साथ में आनंद आ रहा है। मरुधर थारे देश मां निकुचती निरतन, एक ढोला दूजी मारवन, तीजो कसुमल रंग। और अब बात कोयला खदानों से जुड़ी हुई। 10 व्यवसायिक कोयला खदानों की ई नीलामी कल से शुरू हो गई, जिसके तहत कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को 5 राज्यों की 8 खदानों की ई नीलामी की और 2 कोयला खदानों की आज ई नीलामी की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की खदानों की ई नीलामी की गई। इन खदानों का कुल कोयला भंडार 2157 मिलियन टन है। केंद्र सरकार का निकट भविष्य में 107 से अधिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य है। ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी। मंत्रालय ने अब तक 85 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक की कुल अधिकतम उत्पादन क्षमता वाली 43 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। और अब बात स्टार्टअप चैंपियंस की। जब हम सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले सीसीटीवी का ख्याल आता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, लोगों के पास सुरक्षा को लेकर नए और बेहतर उपाय आ रहे हैं। पाइवट चेन सोल्यूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप जो वीडियो सर्विलांस के लिए स्वचालित समाधान प्रदान कर ऐसा ही कुछ कर रहा है। पुणे स्थित स्टार्टअप आपको सुरक्षा और निगरानी श्रेणी के लिए साल 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी अपने नाम कर चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से वीडियो सर्विलांस की दुनिया का सामना लगातार नई चुनौतियों के साथ हो रहा है। पुणे के स्टार्टअप पिवोट चैन सॉल्यूशंस ने इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो सर्विलांस सेवा की शुरुआत की है। ये सुविधा स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम, हवाई अड्डों, बैंकों, लॉजिस्टिक्स और देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ ग्राहकों की डेटा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। जैसे एयरपोर्ट्स हो गया या पुलिस, जिनका पूरा एक सिटी के ऊपर या एक स्टेट के ऊपर विजिबिलिटी रहता है, वो इतने सारे हज़ारों और कई सैकड़ों कैमरास लगे हुए हैं और उसका सेफ्टी सिक्योरिटी 24/7 कैसे मैनेज करें, है ना। इसके लिए हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन बनाया, जो आज की डेट में कोई भी पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी इवेंट्स होता है तो वो 3 सेकेंड के अंदर आपको अलर्ट मिलता है, एविडेंस क्लिप मिलता है, जिससे आप पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को ट्रैक कर सकते हैं। इस स्टार्टअप की शुरुआत भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि इसका काम करने का तरीका।
26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से एक हफ्ते पहले दीपक और उनकी पत्नी उसी होटल में थे जिस पर हमला किया गया। मुंबई जैसे शहर में सुरक्षा चूकों के चलते इतने बड़े आतंकी हमले के बारे में सोचकर दीपक ने निर्णय लिया कि उन्हें इस तरह के हमलों को रोकने के लिए समाज में अपना योगदान देना चाहिए। हम सर्वेलेंस पे, वीडियो सर्वेलेंस पे फोकस करते हैं। आज की डेट में हम चाहते हैं कि इंडिया को जितना सेफ बना सकते हैं, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल थ्रेट्स, राइट, हम हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट, हमारी तरफ से जो सेवा कर सकते हैं हम करें। पिवट चैन ने AI आधारित उत्पाद रेवन बनाया है, जिसकी खासियत यह है कि यह शहर या इमारतों पर लगे पुराने कैमरों पर भी काम कर सकता है। हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया, रेवन जो प्रोडक्ट है हमारा, ये कि एग्जिस्टिंग कैमरास पे काम करे, आपको बदलना ना पड़े, जो है उसी के साथ हम काम करें। वो चीज़ें दिमाग में रखते हुए हमने वो काम शुरू किया और अभी प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको कोई कैमरा बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी पे काम करेगा। हमारी एक ऐसी कंपनी है जो साथ में आपको एक एविडेंस क्लिप भी देती है। भारत की अपनी 15,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीनी सीमा है, जिसे सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। पिवट चैन स्टार्टअप अपने उत्पाद रेवन के जरिए वास्तविक समय में सर्वेलांस के लिए स्वचालित समाधान प्रदान कर रहा है, जिसका मकसद दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाना है। श्याम मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पिवट चैन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे टीटी न्यूज़ पर, रात 10 बजे टीटी इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे टीटी नेशनल पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika Scholarship up to 50% of college fees. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। और खबर यूक्रेन से, जहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना से वापस किए गए 4000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके पर यूक्रेन का अब पूरी तरह से कब्जा है। इसके अलावा 4000 वर्ग किलोमीटर के अन्य इलाके पर कब्जा जमाने के लिए उनका देश आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बालकलिया के निवासियों को पेंशन के तौर पर 5 महीने की राशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि रूस के कब्जे के कारण उस समय पेंशन नहीं दी जा सकी थी, लेकिन अब इस इलाके में जीवन पटरी पर लौट रहा है, तो ये कदम उठाया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भविष्य में यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों का भी आह्वान किया। 2 साल की शांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा पर संघर्ष फिर से शुरू हो गया। आर्मेनिया ने बताया कि हमले के दौरान उसके 49 सैनिकों की मौत हुई। दूसरी ओर अजरबैजान का कहना है कि हमलों के दौरान उसके 50 सैनिक मारे गए। आर्मेनिया रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार आधी रात के बाद अजरबैजानी फौजों ने तोपखाने और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उसके इलाके में एक साथ कई स्थानों पर हमला कर दिया। उसने भी जवाब दिया। इस बीच रूस ने दोनों के बीच संघर्ष विराम कराने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा। गोलाबारी कुछ समय हुई, लेकिन अजरबैजान की फौजें दिन भर उसकी सीमा में घुसने का प्रयास करती रहीं। अजरबैजान की गोलीबारी में कई नागरिक ढांचों को क्षति पहुंची और काफी लोग घायल हुए। दूसरी ओर अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आर्मेनिया ने सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के उस पर गोलीबारी की। उसने दावा किया कि आर्मेनियाई सैनिकों ने उसके इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी की। नागोर्नो काराबाग अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन 1994 में कलगाववादी युद्ध समाप्त होने के बाद से ये आर्मेनिया समर्थित बलों के नियंत्रण में है। दोनों के बीच 2020 में 6 सप्ताह तक चले युद्ध में 6600 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। पोप फ्रांसिस विश्व धर्म गुरुओं की शांति बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर कजाकिस्तान पहुंचे। पोप कल कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति कसीम ज़ोमाट एयरपोर्ट पर पहुंचे।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक बैठक में लगभग 50 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। पोप ने नूर सुल्तान से अपने संबोधन में यूक्रेन पर हमले के साथ शुरू हुए संवेदनहीन और दुखद युद्ध को समाप्त करने का भी आग्रह किया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भले ही ट्विटर को खरीदने की योजना से पीछे हट गए हों, लेकिन ट्विटर के शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया। ट्विटर के शेयरधारकों ने कल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की $44 अरब की कंपनी के अधिग्रहण प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। ऑनलाइन हुई इस बैठक में शेयरधारकों ने फोन लैपटॉप के जरिए वोटिंग की। ट्विटर ने इस बात की पुष्टि की और सौदे को मंजूरी देने के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल गई है। इस बात में भी साफ तौर पर हामिल आई। ट्विटर के शेयर होल्डर्स की ये मंजूरी ऐसे वक्त में सामने आई जब एलन मस्क की लीगल टीम इस सौदे से बाहर निकलने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। ट्विटर ने मस्क पर डील एग्रीमेंट के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दायर किया हुआ है। कल ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने कंपनी के संचालकों को इस बाबत पूरी जानकारी दी और सौदे से पीछे हटने पर वे एलन मस्क के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों के बीच इस मुकदमे पर अक्टूबर के मध्य से सुनवाई शुरू हो जाएगी। खबर हेती से, जहां की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में कल ईंधन के दाम बढ़ने के कारण हिंसा फैल गई। हिंसक घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जो था उसको प्रदर्शित करने के लिए शहर में फायरिंग और जलते हुए टायर और पत्थर फेंके, सड़कों को जाम भी किया। शहर में व्याप्त हिंसा के कारण कल स्थानीय निवासियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल रहा। हेती में महंगाई अपने एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसके कारण राजधानी में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले। खबर मेक्सिको से, जहां के चियापास तट पर नौसेना ने करीब 1700 किलोग्राम कथित कोकेन जब्त की है। मेक्सिको की नौसेना ने जांच पड़ताल करने के बाद एक यूनिट को समुद्र में एक छोटी नाव का पता लगाने के लिए तैनात किया था। इस नाव में ईंट के आकार में कोकेन के 1744 पैकेज थे, जिसे जब्त करने के लिए 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें दक्षिणी शहर तपचुला में सार्वजनिक मंत्रालय को सौंप दिया गया। अमेरिका में रेल प्रणाली बंद होने की स्थिति में जरूरी सामानों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रशासन से कल जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका आकलन किया। शुक्रवार तक ये शटडाउन होने की संभावना है, जिसके कारण अमेरिका में लगभग 30% माल की लोडिंग ठप पड़ सकती है। साथ ही महंगाई में रुकावट आ सकती है और खाद्य और ईंधन की आपूर्ति रुक सकती है। इसके साथ ही ये बंदी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन लगभग $2 अरब और परिवहन संकट का कारण बन सकती है। यदि समझौते नहीं होते तो रेल मार्ग के लिए काम करने वाले लगभग 60,000 यूनियन सदस्य हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं, जिसमें ट्रेन में काम करने वाले इंजीनियर्स के साथ साथ कंडक्टर्स भी शामिल हैं। रुक करते हैं खेल की खबरों को और बात करते हैं डूरंड कप 2022 की, जिसका आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला मॉम्बडन स्पोर्टिंग क्लब और मुंबई सिटी एफसी के बीच होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां एक तरफ मॉम्बडन ने केरला ब्लास्टर्स को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता साफ किया। वहीं दूसरी ओर मुंबई सिटी ने चेन्नईयन को 5-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दोनों टीमों के स्ट्राइकर्स फॉर्म में चलने की वजह से कोशिश यही रहेगी दोनों टीमों की कि रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज करें और उनमें से कोई एक फाइनल तक पहुंचे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में चल रहे वैश्विक रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को झटका लगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को क्वालिफिकेशन राउंड में ही हार का सामना करना पड़ा। उन्हें क्वालिफिकेशन राउंड में मंगोलिया के खुलान बत खोयाग ने 7-0 से हराया। इस हार के साथ ही टूर्नामेंट में उनका सफर समाप्त हुआ। विनेश फोगाट ने हाल ही में बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इससे पहले वे विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे महिलाओं के 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गई है। मंगलवार देर रात खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए। जवाब में भारतीय महिला टीम ने 16.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए
और इंग्लैंड द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस मुकाबले में स्मृति मंधाना ने 79 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 29 रनों की नाबाद पारी खेली। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। लंपी वायरस, इसके कारण देश भर में अब तक तकरीबन 67,000 से अधिक मवेशियों की जान जा चुकी है। हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया। राज्य के साथ संवाद कर केंद्र स्थित इस पर जो स्थिति है इस पर नजर बनाए हुए हैं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस की वजह से 67,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करने के अलावा कंट्रोल रूम बनाकर राज्यों के साथ सतत संवाद जारी रखा है। केंद्र सरकार द्वारा लंपी वायरस के प्रसार को देखते हुए 8 से अधिक राज्यों में मवेशियों में टीकाकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के अनुसार पशुओं में फैले लंपी वायरस पर काबू पाने के लिए गोट पॉक्स टीके का उपयोग किया जा रहा है। लंपी वायरस से निपटने के लिए जल्द ही लंपी प्रो वैक इंड नाम का एक टीका भी आएगा, जो कृषि अनुसंधान निकाय ICAR के 2 संस्थानों द्वारा विकसित किया गया है। लंपी स्किन डिजीज को लेकर जिस तरह की शुरुआत हमारे देश में हो गई और ये तीसरा राउंड जो 2022 में वापस डिजीज आई है, इसके रोकथाम के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके कंट्रोल और कंटेनमेंट के लिए हमारी तरफ से एडवाइजरीज लगातार सरकार के राज्य सरकारों को दी जा रही हैं। उन्हें 3 या 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 तो हम ये कहते हैं कि जो एनिमल्स अफेक्टेड हैं उन्हें क्वारंटाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका आइसोलेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें ज़रूरत है कि किस तरह से मक्खी मच्छर को हम बचाव कर सकें, वेक्टर कंट्रोल, क्योंकि ये बीमारी मच्छर मक्खी के थ्रू ही फैलती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन, जो जानवर अभी बीमार नहीं हुए हैं उनमें टीकाकरण की जरूरत। लंपी वायरस का असर मुख्य तौर से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। वहीं आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ ही मामले हैं। लंपी वायरस से सबसे ज्यादा राजस्थान में गौधन की मौत हुई है। पशुपालकों की मांग है कि इसे महामारी का दर्जा देकर मृत पशुओं का मुआवजा मिले। हम तो यही चाह रहे हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी काऊ तक पहुंचाएं ताकि उनकी लंपी जाए और देश में गाय को बचा सकें। लंपी की अभी वो बीमारी चल रही है, उसकी वैक्सीन बननी चाहिए। ये तो है, रक्षा टीका है, ये अच्छी दवाइयाँ हैं। बीमारी बहुत हो रही है और बीमारी से गायें मर रही है, तो आप गायों को कोई दवाई बनाओ वैक्सीन कि भाई गायें नहीं मरे। लंपी वायरस से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को 9 करोड़ रुपयों की वित्तीय मदद की घोषणा की है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला प्रभावित राज्यों का दौरा भी कर चुके हैं। ओपी यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है उचित पोषण। उचित पोषण से बच्चों में कई स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा कम हो जाता है। शिशुओं की अगर बात की जाए तो उन्हें संपूरक आहार देना बेहद महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है संपूरक आहार देना। शिशु के सही व पूर्ण विकास के लिए आहार का विशेष महत्व होता है। जन्म से 6 महीने तक शिशु के लिए सिर्फ माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। 6 महीने से शिशु के पोषण की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार या संपूरक आहार की आवश्यकता भी होती है। संपूरक आहार, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग बच्चों को 6 महीने के बाद शुरू करना चाहिए। संपूरक आहार स्तनपान के साथ साथ बच्चे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। जैसे ये खिचड़ी है, तो इस खिचड़ी को अच्छी तरह से घुटा हुआ है और ये जब दिए जाए तो ये बहे ना। पानी, तरल पदार्थ जो फट से पेट भर लेते हैं, ऐसा चीज जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है जो अटके, वो नहीं देना चाहिए। अगर आप देखें तो ऐसी मात्रा में हो जो डालते बहे ना और धीरे धीरे बढ़े। इसके अंदर हम क्या जो लोकली अवेलेबल दाल, चावल, रोटी आप दे सकते हैं। तो क्या क्या दे सकते हैं? मसली हुई खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, घुटी हुई दाल के साथ रोटी मसल के दे सकते हैं, ठीक है। दही थोड़ा डाला जा सकता है। जो आमतौर पे जो चीज़ें मिल रही हैं वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शाकाहारी हैं उनके लिए दूध, पनीर, ये सब चीज़ें कुछ विटामिन के लिए और आयरन के लिए जरूरत होगी।
शुरुआत में बच्चे को नरम फल, खीर व खिचड़ी जैसे आहार देने चाहिए जिन्हें चबाना और निगलना आसान हो। संपूरक आहार देने के साथ साथ शिशु को स्तनपान भी जारी रखना चाहिए। स्तनपान शिशु को 2 वर्ष तक कराया जाना चाहिए। कितना दिया जाना चाहिए? 6 से 8 महीने के बच्चे को ये इतनी अगर आप कटोरी की मात्रा देख लें तो 6 से 8 महीने के बच्चे को आधी कटोरी के करीब दिन में 2 बार दिया जाना चाहिए। 2 से 3 बार करता है कि बच्चे को कितना बच्चा खा सकता है, कितना एक्टिव है। 9 से 10 महीने के बच्चे को तकरीबन ये दिन में 3 बार से 4 बार खिलाएं। और जो दूसरे साल के बच्चे हैं 1 साल से 2 साल, उसको दिन में 4 से 5 बार खिला सकते हैं। ये इतनी मात्रा अगर आप दें तो बच्चे के लिए वो आहार पूरी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, बच्चे की जरूरत है, उसको पूरा कर पाएगा और बढ़ती प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को भी पूरा कर सकेगा। 6 महीने की आयु से संपूरक आहार देने से कुपोषण से बचाव किया जा सकता है और शिशु का बेहतर विकास संभव हो सकता है। शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शिशु के पोषण पर विशेष ध्यान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।